नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। एनसीएल मुख्यालय सहित झिंगुरदा, दुधी चुआ, जयंत निगाही, अल्मोरी, गोरबी, बीना, ककरी, खड़िया, कृष्णशिला परियोजना के जीएम ऑफिस के सामने कोयला श्रमिक सभा द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर संगठन के पदाधिकारियों ने 21 सूत्रीय मांग पत्र का वाचन कर एनसीएल के अधिकारियों को सुनाते हुए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पार्क स्टेडियम नाली कचरा से निजात दिलाने एवं सेम काम सेम पेमेंट दिया जाने, प्रमोशन प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो किया जाने, आवास आवंटन समेत अन्य मांगों को लेकर एचएमएस ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने एनसीएल के नीति को लेकर असंतुष्ट दिखे एवं एनसीएल के अधिकारियों पर जमकर नारेबाजी कर मांग पत्र सौंपा है एवं 1 हफ्ते के अंदर वार्ता कर समस्या का निदान करने की मांग की है। दुधीचुआ परियोजना के जीएम ऑफिस के सामने कोयला श्रमिक सभा एचएमएस के सीएसपी उपाध्याय अध्यक्ष दुधीचुआ, राजीव कुमार सिंह मोहित सचिव एवं प्रमोद कुमार द्विवेदी उपाध्यक्ष, संत कुमार मांको कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। एनसीएल मुख्यालय के दुधीचुआ एनसीएल जीएम ऑफिस के सामने एचएमएस के ट्रेड यूनियन के कई पदाधिकारी, कई लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। आज सुबह से लेके यहाँ पर ये लोग धरना दिए हैं और इनका 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर ये दुधीचुआ परियोजना के जीएम को मांग पत्र भी सौंपेंगे। कुछ ही समय में मांग पत्र सौंपेंगे। क्या इनकी मांगें हैं, आइए हम इनके पास चलते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, जो ये सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं और अभी 21 सूत्री मांगों को लेकर यह जीएम को जो है ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। क्या है आपकी मांगें हैं, क्या वजह रहा कि आप यहाँ पर धरना दिए हैं और आपके मांग पत्र में क्या ऐसा है कि आप यहाँ पे धरना दिया? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद। आज जो दिनांक 30/9/2024 को कोयला श्रमिक सभा ने ये आह्वान किया धरना का, बहुत सारे मुद्दाएं हैं। तकरीबन 1.5-2 सालों से हमारा कर्मचारी आवासों से वंचित हैं। कई बार मौखिक, कई बार लिखित तौर पर प्रबंधन और हाउसिंग कमेटी से ये बोला गया कि कम से कम नहीं तो हाउसिंग करके हमारे जो नए कर्मचारी, चाहे ऑपरेटर ग्रुप के हों, चाहे टेक्नीशियन हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनको क्वार्टर मुहैया कराया जाए। परंतु बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे दुधीचुआ का, तकरीबन 1.5 और 2 वर्षों से आज तक अभी तक क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1.5 महीना पहले कैसे भी करके दबाव बोलिए, कैसे भी करके मैनेजमेंट के द्वारा सीनियरिटी लिस्ट पर एक अलॉटमेंट निकला। तकरीबन लगभग 70 से 75 क्वार्टर निकले। क्या वजह है? इस 21 मांग सूत्री में वो भी आवास का भी एक मुद्दा है, जिसमें बताना चाहता हूँ 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आवास को एक चिट्ठी निकाला कि जब तक अगले आदेश तक ये क्वार्टर अभी तक आवंटित नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा वजह है? मैं पूछना चाहता हूँ अन्य तीनों श्रम संगठनों से जो हाउसिंग को बताते हैं अपने लोगों को कि मैं हाउसिंग में बैठता हूं, क्या ऐसा वजह है कि 1.5-2 साल के बाद चिट्ठी निकलने के बावजूद भी उसे 2 दिन के अंदर अंदर उसे रोक के रखा गया है? कई बार 1 महीना हो गया है, कई बार लिखित और मौखिक तौर पर ये बोला गया, लेकिन प्रबंधन और ट्रेड यूनियन जो अपने हाउसिंग को मानते हैं बोलते हैं कि नहीं हम बैठते हैं। क्या ऐसा वजह है कि वो रोक के रखे हैं? ये कोयला श्रमिक सभा एचएमएस जानना चाहता है। आपको क्या लगता है, आपकी लीगल मांगें हैं और इस मांगों को मानने के लिए आपको धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता है, क्या वजह है, क्या लगता है आपको? करना पड़ेगा। हम लोग देखिए संगठनात्मक, हम लोग ट्रेड यूनियन चलाते हैं, कर्मचारियों को हितों के लिए चलाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरे संगठन में जो हमारे लोग हैं उन्हीं भर को क्वार्टर दिया जाए। अन्य भी जो 3-4 संगठन और भी हैं यहाँ पे जो दुधीचुआ में कार्यरत हैं, उनके भी कर्मचारी इससे वंचित हैं। ऐसा क्या वजह है? यही मैं इस धरना के माध्यम से इस प्रबंधन को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में अगर रवैया प्रबंधन का रहा तो ये तो धरना मात्र 1 दिवसीय था। आने वाले समय में अगर इसका निदान अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं किया गया तो ये संगठन अपने सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में मैं इसे और उग्र
करने के लिए मैं बाध्य रहूँगा। देखिए, इनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं एनसीएल पर। इनका तमाम तरह के आरोप हैं, जिसको लेकर 21 सूत्री मांगों को लेकर अभी ये जीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। कई पदाधिकारी अभी एचएमएस के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना होता है। जिस तरह से आप यहाँ धरना प्रदर्शन सुबह से किए हैं और 21 सूत्री मांगों को लेकर जीएम को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्या है, क्या मांगे हैं आपकी और क्या वजह रहा कि आपको यहाँ धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा है कि आज जो हम लोग एक दिवसीय धरना किए हैं, कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि कहीं मांग करती है, धरना करती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे गंभीर समस्याएं होती हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रबंधन से मौखिक रूप से और पत्राचार के माध्यम से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि जो हाउसिंग के नियम कानून हैं उसके तहत ही आप काम करें। तो ये कुछ संगठनों के दबाव में आकर एक गलत कर बैठती हैं। अब गलत क्या करती हैं कि सीनियर आदमी को आवास से वंचित रखना और जूनियर कर्मचारी को आवास दे देना। सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि जब कंपनी के नियम है कि आपको आवास आवंटित सीनियरिटी से करना है, तो उसमें से कौन सी इतनी बड़ी संकट है? या तो उसमें मैं कई प्रकार के दोषारोपण आपके ऊपर लगा सकता हूँ कि बिना स्वार्थ के ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है। या तो ट्रेड यूनियन का स्वार्थ है या तो प्रबंधन का स्वार्थ है। कोई भी आदमी यदि गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से कहीं से किसी का स्वार्थ है। अभी आपके द्वारा जूनियर सीनियर के पेमेंट की कुछ बातें कही जा रही थी, क्या है उसमें? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि जो मैं जूनियर सीनियरिटी की बात किया, इसको वेतन विसंगति कहते हैं। यदि किसी कर्मचारी के मान लीजिए वो हमसे जूनियर कर्मचारी है, सेम ग्रेड पे हैं, एक समय की ज्वाइनिंग है, तो उसकी मूल बेसिक हमसे ज़्यादा है और मैं सीनियर हूँ, मेरी कम है, तो ये या तो कलर्कियल मिस्टेक कहा जाएगा या तो प्रबंधन की उदासीनता कहा जाएगा। यदि प्रबंधन इसकी छानबीन करता तो ये निश्चित रूप से हम लोगों को इस धरने के माध्यम से उनको इसमें जागृत नहीं करना पड़ता। तो देखिए, एनसीएल दूधी चुआ परियोजना के जीएम या अन्य अधिकारियों पर इनके द्वारा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। इनके द्वारा सीनियर जूनियर के बारे में भी कहा जा रहा है कि सीनियर का पेमेंट कम, जबकि सेम काम है और सीनियर का पेमेंट कम, जूनियर का ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव में इस तरह का काम किया गया होगा। हमारे साथ और तमाम लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये अपना क्या राय रखते हैं। धन्यवाद। मैं अमरनाथ सिंह, ट्रेड यूनियन का संयुक्त सचिव पद पर मैं कार्यरत हूँ। जैसा कि तमाम मुद्दों पे और हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे प्रतिनिधियों ने विस्तार से चर्चा किया, मैं उन बिंदुओं से हट करके कुछ अन्य बिंदुओं को मैं छूना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ उद्यम चल रहा है, तो खदानों में पेयजल एवं खाद्य के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है प्रबंधन की तरफ से। कैंटीन है, आरओ सिस्टम लगवाए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल में ये सारे सिस्टम दम तोड़ चुके हैं। कैंटीनों में किसी सुरक्षित खाद्य की उपलब्धता नहीं है। जो भी आरओ सिस्टम है, कूलर हैं, वो सबके फ़िल्टर चोक हैं, गंदे पानी नलों से निकल रहे हैं, जिसको पीने के लिए हमारे कर्मचारी बाध्य हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से मैं प्रबंधन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन चीज़ों का अगर त्वरित रूप से अगर समाधान नहीं कराया गया, तो हम लोग इस जीएम ऑफिस के सारे खाद्य और पेय सिस्टम को बंद करके जो हम लोग खाना खदानों में खाते हैं और पानी पीते हैं, वही चीज़ें हम लोग इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये मेरी सख्त चेतावनी है प्रबंधन को। तो देखिए, धीरे धीरे एनसीएल का पोल इनके द्वारा खोला जा रहा है। इनके द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं एनसीएल दूधी चुआ परियोजना पर कि कई जो है जुमलेबाजी है, बातें कुछ हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यही कुछ आपका कहना था। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए और लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस धरना प्रदर्शन मांग पत्र और इनकी समस्या क्या है, इस संबंध में ये क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं कोयला श्रमिक सभा का संघ का उपाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी।
मैं अपने अध्यक्ष जी के पूरे 22 सूत्री मांगों का समर्थन करता हूं और ये प्रबंधन को निर्देश देता हूं कि ये अभी हमारी बहुत ही ठीक ठाक मांग है। आगे अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, प्रमोद जी के द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम लोग माने तमाम समस्याएं हैं दूधी चुआ परियोजना में, जिसको लेकर आज सुबह से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि ये जीएम ऑफिस है और जीएम ऑफिस के जस्ट सामने ये लोग सुबह से धरना पर बैठे हैं। विभिन्न इनकी मांगे हैं, 21 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर कुछ ही समय में ये जीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इधर अगर बात करें, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, यहाँ कोयला श्रमिक सभा एचएमएस के द्वारा बैनर लगा है, जिस बैनर के तले इन लोग जो है यहाँ पे आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। इनका क्या कहना होता है, क्या समस्याएं हैं, किस वजह से ये सुबह से धरना पर बैठे हैं, जिसको लेकर ये जीएम को कुछ ही समय में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद शुक्ला है। मैं डंपर ऑपरेटर 2021 में भर्ती हुआ। आज हमारे को 3 साल बाद कंपनी के जो एंगेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो ऑफ़र लेटर मिला था, उसमें क्लियर मेंशन था कि आफ्टर 3 ईयर कंप्लीटेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेनिंग हम आपको ग्रेड डी दे देंगे एक्सवेशन का। वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ इनका। और अन्य हमारे साथ लोग जो 2021 में ज्वाइन किए थे वो भी अन्य परियोजना में थे, उनको ज्वाइनिंग करा दिया गया, उनको ग्रेड डी दे दिया गया। लेकिन इस परियोजना में अभी तक ग्रेड डी नहीं हुआ। और बात तो और ऐसी है कि वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, वहाँ कैंटीन की स्थिति देख लीजिए, ना खाने का व्यवस्था ना कुछ व्यवस्था, और हर जगह शोषण है। आपको सपोज करिए इम्प्लेसमेंट ओटी हमने 8 घंटा किया तो उसको काट के 7 घंटा कर देते हैं। उसमें कागज़ों में मेंशन हो रहा है 8 घंटा, लेकिन वो 7 घंटा कर देते हैं। और जो वेज बोर्ड का एरियर था वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। हर परियोजना में पेड हो गया, लेकिन इस परियोजना में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऑफिशियल स्टाफ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मालूम देता है कि हमारे को भर्ती करा के लाए हैं। और अधिकारियों को इतना वर्चस्व है, इतना गंदा व्यवहार है, ऐसे लगता है जैसे हम बाहर से कहीं से ठेका मजदूर हैं। इस टाइप का व्यवहार होता है। देखिए, आप डंपर ऑपरेटर हैं, निश्चित रूप से सेफ्टी के बारे में तमाम तरह की जानकारियां होंगी आपको, क्योंकि माइंस में आप काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बोलेरो पानी में बह गई थी। सेफ्टी का किस तरह से यहाँ ध्यान दिया जाता है, क्या कहेंगे सेफ्टी के बारे में? सेफ्टी बस कागजों में चलती है, बस सेफ्टी का वो नाम जब किया जाता है, बाकी ग्राउंड में सेफ्टी 0 है। देखिए, बीच बीच में यहाँ ट्रेड यूनियन के लोगों का भी एक सेफ्टी कोई कमेटी बनती है जो माइंस में जाते हैं और सेफ्टी को देखते हैं। क्या इसमें वजह रहा है कि सेफ्टी का पालन नहीं होता? और आप ये बताइए सर, सेफ्टी का अगर पालन होता तो ऐसे मौके पे उसमें इतने E7 E ग्रेड के अधिकारी बैठे हुए थे, वो कैसे बह जाते अगर सेफ्टी बेयर करते ये लोग तो? अच्छा, जिस तरह से बोलेरो बही थी, आप क्या कहेंगे, क्या वजह रहा उस बोलेरो के बहने का? क्योंकि उसमें जो लोग सवार थे अगर नहीं कूदे होते तो कोई बड़ी घटना को मैं वहीं लाइव था, मैं उससे पीछे डंपर चला के खड़ा किया हुआ था। एक जो ड्राइवर था प्राइवेट वाला, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया अधिकारियों से कि कृपया उतर जाइए, वाटर फ्लो तेज है, आगे नहीं जाना है। लेकिन ये उस पर भी दबाव बना रहे हैं कि चलो, और बीच मझधार में फंस गई तो आपा खो दिया गाड़ी ने कंट्रोल। तो उसके बाद ये मजबूरी में उतरे हैं, नहीं तो ये तो उतरते ही नहीं। अच्छा, बात करें अगर जिस तरह से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र बना है, जो जिसे अभी कुछ समय में सौंपना है जीएम को, इसमें सेफ्टी का कोई जिक्र नहीं है। उस समस्या को भी तो दर्शाना चाहिए था, क्या कहेंगे उस संबंध में? जी, दर्शाना चाहिए, बिल्कुल दर्शाना चाहिए, दर्शाया गया है उसको भी। अच्छा, तो हम बताना चाहेंगे, कुछ दिन पहले भयानक जो बारिश थी, लगातार झमाझम बारिश होने की वजह से सेफ्टी का ध्यान नहीं देने के कारण एक बोलेरो माइंस एरिया से बह के खाई में गिर गई थी, जिसमें सवार 3-4 लोग थे जो अपनी जान बचा के कूद के भागे थे। कोई जनहानि का खतरा नहीं हुआ था, लेकिन बोलेरो जिस तरह से खाई में गिरी थी, अगर लोग नहीं कूदे होते तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना घट सकती थी। और इन लोगों का कहना है कि उस सेफ्टी के बारे में भी उसमें जिक्र किया गया है, कई सूत्री मांगों में जो है जिक्र है। तो इनका आरोप है कि सेफ्टी एक जुमलेबाजी है, कागज़ पर सेफ्टी को दिखाया जाता है, जबकि ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस तरह से माइंस है, डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, शावल ऑपरेटर, ड्रग लाइन, ग्रेडर, तमाम तरह की मशीनरी हैं, और इस तरह से लापरवाही अगर बरता गया तो बड़ी संख्या में जो वर्कर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दिन बड़े घटना को अंजाम देने की बात है। इसलिए एनसीएल के अधिकारियों को कागज़ पर नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर सेफ्टी का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास की ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए ऊर्जा धानी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें।